जय हिंद। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रक्त के बारे में होगा। तो देखो, हमने इसमें मानव परिषद तंत्र के अंदर जो हमारे पास है, इसमें हृदय के बारे में पढ़ लिया था और रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया था। अब जो हमारे पास रह गया था वो रक्त था। अब देखो, जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है उसकी मात्रा लगभग 5 लीटर होती है। हमारे शरीर में रक्त की मात्रा 5 लीटर होती है और इसके रक्त का जो पीएच है वो 7.4 होता है। अब इसका मान 7 से ज्यादा हो गया तो 7 से ज्यादा पर ये होता है क्षारीय। तो इसलिए जो रक्त है वो हल्का क्षारीय होता है। अब देखो, जो हमारे शरीर में रक्त है वो किन किन से मिलकर बना होता है। रक्त है कि इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक कणिकाणु। इनकी जो रक्त है, रक्त के अंदर एक तो हमारे प्लाज्मा पाया जाता है, एक कणिकाणु। कणिकाणु को मतलब उसमें छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। जो रक्त है वो द्रव के रूप में पाया जाता है। अब देखो, द्रव के रूप में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा द्रव ही है। द्रव के अंदर उसमें बहुत सारे पदार्थ भी घुले हुए हैं। जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती भी डालते हैं, तो चाय का रस भी आ जाता है। या फिर उसके अंदर चीनी भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, तो ये सभी कण मिलकर वो चाय बनाते हैं। तो इसी तरीके से रक्त है, तो रक्त के अंदर भी देखो, एक तो प्लाज्मा होता है जो पूरा पानी जैसा होता है, और उसमें भी जो छोटे छोटे कण हैं वो इसमें घुले रहते हैं, जिनको कणिकाणु कहते हैं। अब ये जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा देखो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जल और कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अब प्लाज्मा के अंदर जो है हमारे पास जल है वो अकेला 92% मात्रा में पाया जाता है। और इसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ये सभी प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, जैसे कुछ खनिज लवण है, सोडियम है, पोटेशियम है आदि। लेकिन जो कणिकाणु है वो इसमें 3 प्रकार के पाए जाती है, एक तो है आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब देखो, यहाँ पर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का जो इसमें लगभग 55% मात्रा होती है, और इसमें कणिकाणु की लगभग 45% मात्रा होती है ब्लड के अंदर। अब ये जो प्लाज्मा है वो हल्का पीला रंग का होता है, हल्का पीला रंग का। अब देखो, हमारे जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है। वो लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो आरबीसी कणिकाणु पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। क्योंकि आरबीसी जो कोशिका होती है, इसके सतह पर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, और हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। तो अतः हम बोल देते हैं कि जो हमारे ब्लड का रंग है वो लाल होता है इस हीमोग्लोबिन के कारण। अगर हम इसको रक्त को छाने और हीमोग्लोबिन को अगर बाहर निकाल दे, तो इसका मतलब इसका अब जो रंग है वो लाल नहीं होगा, वो सिर्फ अभी इसका हल्का पीला रंग रह जाएगा। अब देखो, जो आरबीसी है, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में लगभग 50 लाख पर mm³ होती है। इसकी जो संख्या होती है 50 लाख पर mm³ होती है। लेकिन इसका जो प्रमुख कार्य है वो है O2 और CO2 का परिवहन करना। O2 और CO2 का परिवहन करना मतलब ऑक्सीजन गैस को अंदर लेकर जाना और CO2 गैस को वापस बाहर निकालना। ये जो कार्य है वो आरबीसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। आरबीसी में भी किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा। अब देखो, जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का जो प्रमुख कार्य है वो है शरीर की रोगों से रक्षा करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना। और जो इसकी मात्रा होती है वो हमारे शरीर में लगभग 10,000 पर mm³ होती है, 10,000 पर mm³। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। अब देखो, जब अगर इनको चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद में जो ब्लड रुक जाता है, तो ब्लड रुकने का कारण यही है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। अब देखो, विद्यार्थी जीवन में अंदर जो है वो आरबीसी का मान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आरबीसी का मान ज्यादा होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होगा। और हीमोग्लोबिन है और इसमें हमारे पास लोहे के कण पाए जाते हैं, Fe। अब जो Fe के कण अगर ज्यादा रहेंगे तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो आरबीसी का मान ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर इन सभी का मान जब ज्यादा होगा तो इसमें फुर्ती बनी रहती है विद्यार्थी जीवन में, किसी विद्यार्थी को। तो इसलिए इसमें फुर्ती बनी रहे और वो अपना कार्य अच्छे से कर सके, इसलिए इसमें आरबीसी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, जब आयरन की जब उसमें कमी हो जाएगी, Fe की कमी हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो फिर आरबीसी की कमी होगी। तो आयरन की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो होता है रक्ताल्पता, रक्ताल्पता। आयरन की कमी से होने वाला रोग रक्ताल्पता कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी विद्यार्थी जीवन के अंदर आरबीसी का जो मान है वो इनकी जो हमारे पास लगभग 50 लाख पर mm³ होना चाहिए। और डब्ल्यूबीसी भी अगर उसका ठीक है तो इसका मतलब अगर 10,000 पर mm³ है तो उसके शरीर के रोगों से सुरक्षा करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। और प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, अगर उसमें प्लेटलेट्स की सही मात्रा है तो रक्त का थक्का तुरंत बना देगी। और अगर प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ही कम है तो इस रक्त का थक्का बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं, एक लस्सी का।
देखो ये लसिका क्या होती है, जो धमनी है, जैसे मान लो इस तरीके से धमनी जाती है और ये इधर सिरा है, तो धमनी और सिरा ये छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है इस तरीके से, इनको हम केशिका कहते हैं। देखो धमनी और सिरा जिन नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है इनको हम केशिका कहते हैं, केशिका। अब हमको पता है कि धमनी में O2 युक्त रुधिर आता है और इसमें CO2 युक्त रुधिर जाता है सिरा के अंदर। अब जैसे मान लो इसमें O2 युक्त जब रक्त जाता है तो रक्त ये जब जाएगा तो केशिकाओं में जाएगा। अब देखो केशिकाएं की जो नली है उनका आकार एकदम पतला होता है और इनमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये जो है नलिकाएं हैं, केशिकाएं, इनमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं इस तरीके से। अब जैसे इसके अंदर ब्लड जाएगा तो जो ब्लड है वो छन जाता है और ब्लड का जो द्रव भाग है वो नीचे आ जाता है इस तरीके से, इनसे छनकर बाहर आ जाता है। जब ये द्रव बाहर आ जाता है, ये जो छना हुआ जो रक्त का द्रव भाग है यही लसिका कहलाता है। तो लसिका किसे कहते हैं कि जब हमारे पास जो रुधिर है वो केशिकाओं में प्रवेश करता है तो केशिकाओं से रुधिर छन जाता है और वो छना हुआ जो भाग आ जाता है, द्रव वाला भाग, उसको हम लसिका कहते हैं। और लसिका में देखो किसका वहन होता है, वसा का वहन होता है। ये इसमें कई बार पूछा जाता है कि लसिका में किसका वहन होता है, वसा का। तो यहाँ पर जो द्रव जो बाहर निकलता है इन छोटी छोटी नलिकाओं से, छिद्रों से, वो जो द्रव है वो लसिका कहलाता है। लसिका में हमारे पास वसा का वहन होता है, मतलब ये अपने साथ इसमें वसा भी घुली रहती है। तो ये है लसिका। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो इसमें संवहन तंत्र है वो पेड़ पौधों में कैसे पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में संवहन। और यकीन मानिए इस टॉपिक में से एग्जामिनर सीधे ही प्रश्न पूछ लेता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, या फिर पादपों में संवहन किस प्रकार होता है बताइए। तो देखिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो पादपों में संवहन की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, मतलब जो पादपों में जैसे मान लो जो उसमें भोजन बनता है या फिर जो पानी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचता है। देखो पादपों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। इन ऊतकों की सहायता से ही इन पदार्थों का स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जाइलम है वो क्या होते हैं। जाइलम जैसे मान लो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे के अंदर ये देखो छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं इस तरीके से, और ये नलिकाएं जड़ से लेकर किसी भी पेड़ के शीर्ष तक फैली रहती है इस तरीके से, ये नलियों के रूप में पाई जाती है। और जो ये दोनों नलियां जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पास पास में पाई जाती है। जैसे एक नली की जाइलम की हो गई, दूसरे फ्लोएम की हो गई, और ये फ्लोएम की हो गई, फिर जाइलम की, फिर फ्लोएम की, ये पास पास में होती है इस तरीके से। अब ये जो जाइलम है वो देखो चार प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है। ये जो चार प्रकार की चीजों से मिलकर बना होता है, ये कक्षा 9 से लिया है। जो जाइलम जो है एक तो वाहिनिकाओं से, एक वाहिका, एक पेरेन्काइमा और एक फाइबरिया जिनको रेशे कहते हैं, चार प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो जाइलम है वो क्या कार्य करता है, देखो जाइलम जो है जैसे ये जड़ें हैं ये पृथ्वी के नीचे जा रही है। अब ये जो जड़ें हैं यहाँ से जल का अवशोषण करती है, और जल का अवशोषण करती है तो इस देखो वाहिनिका में ऊपर चली जाती है वाहिका में, और जल पूरे भागों तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है जाइलम क्या कार्य करता है कि जो जड़ है वो मृदा से जल का अवशोषण करके पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाना। अब इसके अंदर देखो हमारे जो है जाइलम के अंदर अधिकांश कोशिका मृत कोशिका होती है और इसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो इसमें मृत कोशिका कैसे होती है, ये हमारे पास एक जाइलम हो गया, ये जाइलम की वाहिका हो गई। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी कोशिकाएं स्थित होती है। अब ये कोशिकाएं जब स्थित होती है तो जब ये कोशिकाएं देखो जब ऐसे क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मृत हो जाती है तो इसकी जो बाहर की झिल्ली है वो खत्म होने लग जाती है इस तरीके से धीरे धीरे। और जब ये बाहर की झिल्ली खत्म हो जाती है तो कोशिका के अंदर जितने भी द्रव जो कोशिकांग थे वो भी खत्म हो जाते हैं। अब ये जो कोशिका की जो झिल्ली है वो यहाँ पर इसके जो सतह के पास में आ जाती है, जाइलम की सतह के पास में। तो ये वाले इसके पास में आ जाएगी इस तरीके से, और ये वाले इसके पास में। तो इस तरीके से जो है ये इसकी सतह मोटी होने लग जाती है। तो जाइलम की जो सतह है वो थोड़ी मोटी होती है। और देखो जाइलम की सतह मोटी होने का कारण एक ये भी है क्योंकि जब इसमें जल अगर ऊपर जाएगा तो इसकी सतह मोटी होनी चाहिए ताकि उस दबाव के कारण जल सभी भागों तक पहुंचा सके। देखो जब ये इसका जो संरचना है वो लगभग कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो इसमें से जब जल अगर ऊपर आएगा, जल के अणु, तो वो आराम से ऊपर चले जाएंगे और पेड़ के सभी भागों तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें जो है अधिकांश कोशिका मृत होती है और इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो जल ऊपर चला गया, पेड़ पौधों तक चला गया, उसकी पत्तियों तक पहुंच गया। अब इसमें होता क्या है कि दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण, तो दिन है जैसे मान लो धूप अगर उस पर आ रही है तो सूर्य की गर्मी के कारण पौधों के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है।
वायव्य भाग का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधों का वह भाग जो पृथ्वी के ऊपर स्थित होता है, तो उन्हीं भागों से अब जो इसमें जो जल है, जो जल है भाप बन के ऊपर चली जाएगी उनमें से, तो उसमें जल की हानि हो जाएगी वाष्प के रूप में, और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि दिन के समय सूर्य की गर्मी के कारण पौधों के वायव्य भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि होती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो वाष्पोत्सर्जन का एक प्रमुख कार्य क्या है कि यह ताप नियमन का कार्य करता है। ताप नियमन का मतलब हो गया कि जो पेड़ पौधों का वो ताप है वो स्थिर रखता है। जैसे मान लो कि हमारे शरीर के मान लो अगर बात करें तो इसमें हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता रहता है, जो पसीना बाहर निकलता है पानी के रूप में, तो वो बाहर निकलता है तो हमारे शरीर के ताप को स्थिर रखता है। तो इसी तरीके से ये जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण पेड़ पौधों का जो ताप है वो स्थिर रहता है। और एक है जैसे मान लो कि रात्रि के समय मूल दाब के कारण जल ऊपर की दिशा में गति करता है, केवल इसमें एक ही दिशा होती है, वो भी ऊपर की ओर होती है। अच्छा, अब यहाँ से हम समझते हैं कि ऊपर वो कैसे जाता है। जैसे मान लो ये कोई भी पेड़ है और ये पेड़ पौधों की जड़ें हैं इस तरीके से फैली हुई है, और यहाँ पर देखो अब जैसे मान लो जल के अणु हैं, और जल के अणु हैं, और यहाँ पर जैसे मान लो ये बहुत सारे खनिज लवण भी हैं। अब देखो होता क्या है, जो जड़ है, ये जो जड़ है तो पहले वो खनिज लवणों को अपनी ओर खींचती है। अब देखो बाहर, यहाँ पर अगर हम बाहर की बात करें तो जल और जल के अंदर घुले हुए खनिज लवण ये बराबर थे बाहर की मात्रा में, और जो जड़ के अंदर थे वो बराबर। जैसे जड़ के अंदर जैसे मान लो खनिज लवण थे 10 और जल के अणु भी 10 ही थे, और बाहर अगर हम बात करें जैसे मान लो यहाँ पर जैसे अब जो लवण है 10 ही बाहर थे और 10 ही यहाँ पर जल के अणु है, मतलब अंदर की मात्रा और बाहर की मात्रा दोनों बराबर ही थी। अब होता क्या है, जैसे मान लो कि जो जड़ है अगर वो इन खनिज लवणों को अपने अंदर खींच लेती है, तो अब यहाँ पर खनिज लवण कम हो गए, जैसे मान लो खनिज लवण केवल 5 ही रह गए, तो अब यहाँ पर जल के अणु ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर बराबर होने के लिए क्या होगा कि अब देखो ये जो जल खनिज लवण वो तो वापस जा नहीं पाते, और जब वापस जा नहीं पाते तो इनके पास केवल एक ही रास्ता है कि जो ये जल है वो इस जड़ में आ जाए। तो जड़ में जैसे मान लो जल के अगर 5 अणु आ गए तो इसका मतलब है कि इसमें किसका अवशोषण हो गया, जल का अवशोषण हो गया। तो जल की मात्रा अब देखो बाहर फिर से इनकी बराबर हो गई, खनिज लवण और इसमें जल की। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसको मूल दाब कहते हैं। मूल दाब के कारण जल का अवशोषण होता है खनिज लवणों के साथ। अब देखिए जैसे जाइलम के अंदर ये जल की बूंदें हैं, अब अगर जिसमें जो मान लो दिन के समय ये जल की बूंद जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़कर चली गई, इसका मतलब वाष्प के रूप में ऊपर उड़कर चली गई, तो ये जो बूंद है वो ऊपर आ जाएगी। अब ये नीचे वाली जब ऊपर आएगी तो ये इससे नीचे वाली और ऊपर आ जाएगी, फिर ये इससे नीचे वाली ऊपर आ जाएगी, इसका मतलब है जो जल के अणु वो ऊपर की ओर खींचते चले जाएंगे इस तरीके से। और ये जो लास्ट वाला जो जड़ यानी कि जड़ में जो जल का अणु था वो भी ऊपर आ जाएगा। अब ये जगह जब खाली हो जाएगी तो जो यहाँ पर जो जड़ है वो वापस मृदा से जल के अणु को यहाँ से अवशोषित कर लेगी, वो फिर से आ जाएगा, और इस तरीके से जल जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता रहेगा, और इस मूल दाब के कारण जो जल के जो कण है या जल के जो अणु है इन जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है। और इस दूसरा वाला जो फ्लोएम, ये फ्लोएम क्या कार्य करता है कि एक तो जो जैसे मान लो जो इनके जो पत्तियां वगैरह हैं ये सब खाना बनाते हैं, और जो ये ग्लूकोज के रूप में जो खाना वगैरह बनाते हैं खनिज लवण है जब वो बनाते हैं तो पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक ये कैसे पहुंचाते हैं वो देखेंगे फ्लोएम के अंदर। देखो फ्लोएम भी हमारे पास 4 पदार्थों से मिलकर बना होता है, चालनी नलिका, साथी कोशिका, पेरेन्काइमा और फाइबर। ये 4 चीजों से मिलकर बना होता है फ्लोएम। ये भी मैंने 9th क्लास से लिया है। अब देखो जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर जो जैसे मान लो जो खाना बनेगा फ्लोएम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाएगा। देखो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण का मतलब हो गया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना। कभी जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाना बनेगा, और जो विलेय उत्पाद का मतलब हो गया उसमें जो घुलने वाले पदार्थ हैं वो, तो प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। और ये जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट परिभाषा एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। फिर है जो ये जो पदार्थ बन गया हमारे पास जो भोजन बन जाता है, ये पदार्थ जड़, तना, फल आदि में ले जाए जाते हैं, और ये फ्लोएम के द्वारा इन सभी भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। फिर है स्थानांतरण की जो ये प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन पहुंचाने की प्रक्रिया, वो साथी कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी दोनों दिशाओं में होती है। देखो ऊपरी मुखी अधोमुखी का मतलब क्या है कि अगर ये खाना बन गया तो जैसे खाना यहाँ पर आ गया, अब ये खाना देखो जैसे मान लो ये ऊपर भी अगर ले जाया जा सकता है और नीचे भी ले जाया जा सकता है। तो ये जो दोनों जो गतियां हैं, ऊपर वाली तो हो गई ऊपरी मुखी गति, और यहाँ जो नीचे वाली गति है वो हो गई अधोमुखी गति। अब देखो भोजन के अंदर पहुंचाने का कार्य दोनों दिशाओं में संपन्न होता है, लेकिन जो जाइलम के अंदर जो हम जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा था उसमें केवल वो एक ही दिशा थी, वो भी ऊपर की, जिसको ऊपरी मुखी कहते हैं।
फिर है फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा द्वारा संपन्न होती है। और देखो ऊर्जा के द्वारा कैसे संपन्न होती है। देखो यहाँ पर मैंने एक जाइलम पर चित्र बनाया, आप भी सोच रहे होंगे कि जाइलम पर क्यों बनाया जबकि टॉपिक चल रहा है फ्लोएम का। देखो इसमें जो फ्लोएम जो है वो अगर भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है तो इसमें जाइलम की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो वो कैसे होती है, जैसे मान लो ये हमारे पास जैसे मान लो पत्तियां थी, अब पत्तियों में जैसे मान लो प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पर खाना बन गया और खाना जैसे ग्लूकोज के रूप में बन गया। अब ग्लूकोज के रूप में यहाँ बहुत सारा खाना इकट्ठा हो गया। अब देखो यहाँ पर इस खाने को फ्लोएम के अंदर तक पहुंचाने के लिए हमको एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से जब देखो किसी ऊर्जा के द्वारा ये पूरा का पूरा खाना यहाँ पर आ जाएगा इस फ्लोएम के अंदर, और जैसे मान लो ये आ गए हमारे पास ये बहुत सारे जैसे मान लो भोजन के कण आ गए। अब देखो यहाँ पर भोजन के कण बहुत सारे हो गए। अब जिधर भोजन की जरूरत पड़ेगी इधर जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब भोजन के कण यहाँ पर अगर आकर आ गए तो यहाँ से देखो जो पत्तियों में पहले भोजन बना था वो फ्लोएम में पहुंचा दिए गए। लोडिंग बोलते हैं सर, इसको लोडिंग कहते हैं। लोडिंग का मतलब हो गया कि माल की चढ़ाई करना। तो यहाँ से देखो जो माल यहाँ पर आ गया जो हमारे पास भोजन बना था। अब देखो ये यहाँ पर है और यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास एक दूसरी पत्ती है, यहाँ पर जैसे इसके पास अब भोजन नहीं है तो यहाँ पर जो ये भोजन के कण वो कैसे जाएंगे। अब देखो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों पास पास में पाए जाते हैं और यहाँ पर जो इसकी सतह है यहाँ पर कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम साथी कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो साथी कोशिकाएं क्या करती है, अब जो ये जल है जाइलम के अंदर वो जल पहले तो साथी कोशिकाओं के द्वारा भेज दिया जाता है और जो साथी कोशिकाएं इन जल को आगे इस फ्लोएम के अंदर डाल देती है। अब देखो जो जल है वो यहाँ पर चला जाएगा इनके बीच में, भोज्य पदार्थों के बीच में। अब यहाँ पर जल की मात्रा भी ज्यादा हो गई और भोजन के कण भी ज्यादा हो गए। अब देखो जल की मात्रा यहाँ पर ज्यादा हो गई, यहाँ पर कम है। तो देखो हमको पता है कि जल जब है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो अब जैसे जैसे नीचे आएगा जल, ये नीचे आता रहेगा और इस तरीके से जल और ये भोजन के कण दोनों साथ आ जाएंगे। अब देखो ये जो है अब जल के कण दोनों साथ आ गए, जो भोजन के कण हैं वो तो ये देखो इधर ये पत्तियों के पास पहुंचा दिए जाएंगे। अब भोजन के कण अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो देखो भोजन के कण यहाँ पर कम हो गए और यहाँ पर ज्यादा हो गए, तो इसलिए इस पत्ती को तो पूरा भोजन मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो जल के अणु शेष रह गए, यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा रह गई। अब जो जल की मात्रा ज्यादा रह गई तो ये जो जल है वो वापस इधर जाइलम के अंदर भेज दिया जाता है। अब देखो जब जल इधर आ जाएगा तो इसके अंदर जो फ्लोएम के अंदर जल की मात्रा फिर से बराबर हो गई। तो इस तरीके से जो जाइलम के अंदर जो पानी है वो फ्लोएम के अंदर इस भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। अब देखो ये जो भोजन की गति है वो जरूरी नहीं कि नीचे ही हो, जैसे मान लो ऊपर कोई जैसे मान लो और कोई भाग है यहाँ पर भोजन कम है तो ये गति ऊपर भी हो सकती है ऐसे इसी तरीके से। तो इस तरीके से फ्लोएम जो है जो भोजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब हमारे पास केवल एक टॉपिक और रह गया लास्ट में, वो है उत्सर्जन, जो कि जो कल इस पे पूरा हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि इसके बाद में हम कौन सा चैप्टर करें। ठीक है।